2025 घटनाओं का साल कहें तो बुरा नहीं होगा। इसमें ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं, चाहे वो भारत की हो या फिर विश्व के पटल पे हो, जो कि इंसान को या फिर देशवासियों को या पूरे विश्व को हैरत अंगेज कर देती हैं। इन घटनाओं में चाहे वो पहलगाम की घटना हो या फिर इन घटनाओं में एयर इंडिया का क्रैश हो जाना हो अहमदाबाद में, ऐसी ऐसी घटनाएं और विश्व स्तर पे इजराइल और ईरान के बीच का जो टेंशन है, ये जो तनाव है, ये भी घटना 2025 को और आश्चर्यचकित करती है, जो कि पूरे विश्व के पटल पे इसको एक नए दिशा देती है। अब नई दिशा किस स्थिति में कहेंगे, क्योंकि ये वर्ल्ड वार तीसरा 2025 में तीसरा वर्ल्ड वार के कगार पे जा चुका था ये तनाव। हालांकि फिलहाल अभी ये तनाव या संघर्ष रुक चुका है, लेकिन ये संघर्ष बहुत बड़ा हो सकता था। ये परमाणु समझौते, परमाणु हथियारों के प्रयोग तक जा सकता था और कहीं ना कहीं ईरान और इजराइल के बीच इस संघर्ष में परमाणु शक्ति का भी एक बहुत बड़ा रोल है। इसके आगे हम लोग इसके संघर्ष के बारे में देखना चाहते हैं। तो स्वागत है आप लोगों का SBIT ट्यूटोरियल में, और आज हम बात करने वाले हैं एकदम करेंट अफेयर से ताजा घटना, ताजा हालात जो विश्व में सबसे ऊपर चल रही है, ईरान और इजराइल के बीच तनाव, संघर्ष या फिर वार के बारे में। अभी जो ईरान के प्रमुख हैं अयतुल्ला अली खामेनेई, ये ईरान के प्रमुख नेता हैं, ईरान के राष्ट्रपति बोल सकते हैं, और इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ये इजराइल के प्रमुख लीडर हैं जो कि इजराइल को लीड कर रहे हैं। अब ईरान और इजराइल के बीच के इस युद्ध को समझने के लिए हमको पहले इजराइल का इतिहास जानना होगा कि आखिर इजराइल ऐसा क्यों होता है बार बार कि इजराइल को अपने पड़ोसी देशों के साथ या फिर अरब कंट्रीज के साथ बार बार भिड़ंत हो जाती है, संघर्ष हो जाता है। आखिर इजराइल के साथ ऐसी स्थिति क्यों बनती है, ये सब हमको मालूम चलेगा जब हम इजराइल के इतिहास के बारे में कुछ जानेंगे। इजराइल का इतिहास लगभग 3000 साल पुराना है। यहाँ का इतिहास या फिर इजराइल से आप जोड़ सकते हैं यहूदियों को, तो यहूदियों और इजराइल का इतिहास आज कोई नया नहीं है, 3000 साल पहले का इतिहास है, क्योंकि ये शुरुआत में इजराइल के क्षेत्र में निवास करते थे और इजराइल जो फिलिस्तीन बना उस क्षेत्र में ये रहे हैं और यहाँ पे इनकी धर्म का प्रचार हुआ है। यहीं से यहूदी धर्म का विस्तार हुआ है या फिर यहूदी धर्म को यहाँ पे एक पहचान मिला था। ये यहूदी दुनिया का पहला ऐसा धर्म है जो एकेश्वरवाद को मानती है, मतलब एक ही ईश्वर है, ऐसा विचार रखने वाले यहूदी धर्म दुनिया का पहला धर्म है। इसके साथ साथ अगर हम इनके बारे में जाने तो यहूदी इब्राहिम को मानते हैं, इसहाक को मानते हैं और याकूब को मानते हैं। इनके ये 3 धार्मिक प्रधान है या फिर इनके 3 ईश्वर कह सकते हैं। और यही जो याकूब है, यहूदी के लिए इजराइल, याकूब को ही यहूदी इजराइल के नाम से भी संबोधित करते हैं। यही से यहूदियों को बार बार उनके देश से, यानी जिस स्थान पे अभी हैं उस स्थान पे वो पहले भी रहा करते थे, और उनके देश से इनको बार बार निकाला जाता है, खदेड़ा जाता है दूसरे धर्म के या फिर दूसरे सत्ताधीनों के हाथों से। जिसके बाद अगर हम इजराइल की बात करें तो इनकी कहानी आगे बढ़ती है धीरे धीरे, और इजराइल अपने अगले स्थिति में यहूदियों को भगाने के बाद या फिर उस क्षेत्र से जो अभी इजराइल है वहां से यहूदियों या यहूदी धर्म को मानने वालों को भगाने के बाद ये विश्व भर में अलग अलग जगह पर जाकर निवास करने लगते हैं। इसके बाद इनका इतिहास जुड़ता है प्रथम विश्व युद्ध से, फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो कि 1914 से 1918 के बीच शुरू होता है। इस बीच इनका इतिहास में एक अहम घटना घटती है। अधिकतर यहूदी लोग रसिया या फिर जर्मनी के क्षेत्र में निवास करते हैं और वहां के निवासी बन जाते हैं। इसी बीच वहां से जर्मनी से यहूदियों या फिर रसिया से यहूदियों ने अपने एक अलग क्षेत्र का या फिर अपने एक अलग देश के बारे में संघर्ष करना स्टार्ट करते हैं, और ये संघर्ष या फिर उनकी मांग वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ने लगती है। साथ ही इस युद्ध में 2 पक्ष थे। जो प्रथम विश्व युद्ध था, इसमें 2 पक्ष थे। एक पक्ष था मित्र राष्ट्र और दूसरा पक्ष था सेंटर पावर। मित्र राष्ट्र की ओर से थे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका।
ये प्रमुख देश थे जो कि मित्र राष्ट्र की ओर से थे, और सेंट्रल पावर की ओर से प्रमुख देश थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और उस्मानी साम्राज्य जैसे और भी कंट्रीज। बात यहां पे हो जाती है कि 2 नवंबर 1917 को ब्रिटिश सरकार की ओर से घोषणा आती है कि यदि हम फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी ये विश्व जीतते हैं, जो कि जीतना तय हो चुका था, तो यहूदियों के लिए एक नए राष्ट्र दिया जाएगा, यहूदियों को नया पहचान और नया देश दिया जाएगा। जब ये घटना ब्रिटेन की ओर से किया जाता है 2 नवंबर 1917 को, उसके बाद इस विश्व युद्ध में यहूदियों के लिए स्वतंत्र राष्ट्र देने की घोषणा तो हो चुकी थी, लेकिन ये राष्ट्र कौन सा होगा, ब्रिटेन ने ये बात भी कह दिया कि वो स्थान जहां पे यहूदी अपना देश बना सकते हैं वो स्थान होगा अभी का फिलिस्तीन। और ये कहानी इसी फिलिस्तीन से जुड़ती है और यहीं से स्टार्ट होती है। जब ब्रिटेन की ये घोषणा हो जाती है, उसके बाद पहले विश्व युद्ध में जब संयुक्त शक्ति की जीत के बाद यानी मित्र राष्ट्र जब जीत जाती है, उसमें जर्मनी और जर्मनी से जुड़े हुए जो सेंटर पावर था उनका हार हो जाता है। और जब उनका हार होता है तो जर्मनी और रसिया कहीं न कहीं हार के पीछे यहूदियों को कारण बताती है कि यहूदियों के विश्वासघात या देशद्रोह की वजह से जर्मनी और रसिया, ऑस्ट्रिया जैसे देशों का विश्व युद्ध में हार होता है। इसके बाद यहूदियों पे हिटलर और जर्मनी के द्वारा अत्याचार स्टार्ट हो जाता है। उनको अलग अलग तरीके से प्रताड़नाएं दी जाती हैं, भूखा मारा जाता है, भूखमरी में रखा जाता है, ठंड में छोड़ दिया जाता है। ऐसी यातनाओं से उनको गैस चैम्बर में बंद करके और भी अलग अलग विधि के द्वारा लगभग 60 लाख यहूदियों को मार दिया जाता है। और ये अत्याचार जब यहूदी नहीं सह पाते तो फिर वो पलायन करते हैं, और यहूदी चाहे वो क्षेत्र जर्मनी का हो या फिर वो क्षेत्र रसिया का हो, पूरे दुनिया से यहूदी भागते हैं। और ये यातनाओं से, ये तकलीफ से या फिर ये परेशानियों से भागकर वो फिलिस्तीन की ओर जाते हैं। फिलिस्तीन की ओर इसलिए जाते हैं क्योंकि 2017 2 नवंबर को ब्रिटेन ने फिलिस्तीन ही वो देश बताया था जहां पे यहूदी अपना अपना राष्ट्र बना सकते हैं। उस समय तक फिलिस्तीन कहीं न कहीं मित्र राष्ट्र के यानी जो प्रथम विश्व युद्ध जीत चुका था उनके कब्जे में आ चुकी थी। इसलिए सभी यहूदी वहां पे जाते हैं और अपना एक नया देश बनाने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। और 14 मई 1948 को डेविड बेन गुरियल ने 55% फिलिस्तीन के भूभाग पर 55% फिलिस्तीन के भूभाग के साथ एक नए देश जो कि इजराइल है उसकी स्थापना करती है। और जैसे ही डेविड बेन गुरियल ने इस देश की यानी इजराइल की स्थापना करती है, वैसे ही अमेरिका, यूएसए तत्काल प्रभाव से इसको मान्यता दे देती है। और यूएसए इस बात को स्वीकारती है कि अब ये क्षेत्र जो कि फिलिस्तीन के अंदर था, इजराइल यहूदियों का अपना देश बन चुका है। और अमेरिका को मान्यता देने के साथ ही अगले ही दिन इस क्षेत्र में घटनाएं और बढ़ जाती हैं, या फिर कहें फिलिस्तीन और फिलिस्तीन के जितने भी पड़ोसी हैं, इजराइल के जितने भी पड़ोसी अरब कंट्रीज हैं, उनके साथ डिफेक्ट या फिर वार का या फिर तनाव का माहौल बन जाता है। इजराइल की स्थापना के बाद ही अरब देशों ने इजराइल पर हमला करना स्टार्ट करता है, और वो भी मात्र एक दिन बाद 14 मई 1948 को इजराइल अपने आप को नया देश घोषित करता है। और 15 मई से ही ये विवाद या फिर ये युद्ध प्रारंभ हो जाता है। 15 मई 1948 को ही इजराइल पर 5 अरब देशों ने हमला कर दिया और युद्ध प्रारंभ कर दिया। ये 5 अरब देश थे, मिस्र थे, जॉर्डन, सीरिया, इराक और लेबनान, जो कि इजराइल के बिल्कुल पड़ोसी या फिर चारों तरफ से इजराइल को घेरे हुए थे। इन्होंने इजराइल पे हमला कर दिया इजराइल देश बनने के सिर्फ एक दिन बाद ही, और यहूदियों को अपने स्वतंत्रता या फिर अपने राष्ट्र के गठन के एक दिन बाद युद्ध में उतरना पड़ा, वार को झेलना पड़ा। इस बार में 5 अरब देशों के साथ संघर्ष करता रहा लगभग एक साल तक इजराइल और यहूदी जो वहां के मूल निवासी थे, मूल निवासी नहीं जो वहां पे नया देश बनाए थे, वे लोग लगभग एक साल तक
अपने पांचों पड़ोसी देशों के साथ संघर्ष करते रहे और इस संघर्ष में, इस युद्ध में इजराइल को पश्चिमी देशों ने हथियार के साथ सहयोग किया। जैसे अमेरिका हो गए, ब्रिटेन हो गए, ये सीधे सैनिक के साथ तो सहयोग नहीं कर पाई इजराइल को, क्योंकि मान्यता और ये छूट पश्चिमी देशों ने दी थी इजराइल को, ताकि वो एक नया देश बना पाए। इसीलिए पश्चिमी देशों ने इसका साथ दिया हथियारों से, और उनके साथ पाकर इस युद्ध में इजराइल को ऐतिहासिक जीत की प्राप्ति होती है। और इतिहास में ऐसा सबसे बड़ा जीत इजराइल प्राप्त कर पाता है जो महज एक दिन पुराना बना हुआ देश हो और अपने 5 बड़ी शक्तियों अरब देशों के साथ युद्ध किया और 1 साल बाद उसको जीत हुई। और ना ही वो अपने आप यानी अपने इजराइल को सुरक्षित रख पाया, बल्कि वो 55% भूभाग से बढ़ाकर 78% भूभाग पर कब्जा कर लेता है। जो फिलिस्तीन का भूभाग इजराइल के पास इस युद्ध से पहले महज 55% था, अब इस युद्ध के बाद 78% हो जाता है और एक बहुत ही ऐतिहासिक और बड़ा जीत इजराइल पश्चिमी देशों से मिली हुई हथियार की सहायता से जीत पाता है। इस जीत के बाद से लेकर इजराइल और फिलिस्तीन या फिर अरब देशों के साथ इजराइल का युद्ध या संघर्ष जारी रहा है, जो कि अब तक बना हुआ है एक विवाद का कारण, और एक विश्व स्तर पर विवाद का कारण बना ही रहेगा तब तक जब तक उसके पड़ोसी देश इजराइल को मान्यता नहीं देते हैं या फिर इजराइल पूरी तरह से मिट नहीं जाता है। क्योंकि इजराइल प्रतिबद्ध है कि वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उसी स्थान पर रहेगा और अपने आप को तैयार करते रहेगा, पूरी तरह से झोंके हुए रहेगा, ताकि इजराइल अपने अस्तित्व को बचा पाए। इसके बाद अगर हम इजराइल के मैप के बारे में देखते हैं तो ये जो पूरा क्षेत्र है, यहां तक ये पहले फिलिस्तीन हुआ करता था और यहीं पे महज 55% भाग के साथ इजराइल अपना गठन किया। ये जो हल्का पीला रंग में आप देख रहे हैं, ये इजराइल का क्षेत्र था और 55% से फिलिस्तीन को भगाते भगाते अपने आप को 78% तक कर लिया है और महज 22% में फिलिस्तीन सिमट गया है। फिलिस्तीन का 2 भाग इस वक्त है। एक है ये फिलिस्तीन जिससे जेरूसलम सटा हुआ है, और दूसरा है ये गाजा पट्टी, जहां से हमास अधिकतर इजराइल पे हमला करते आता है। और आप सुनते होंगे हमास और इजराइल का डिफिक्ट, वो एक गाजा पट्टी हो जाता है और एक ये फिलिस्तीन हो जाता है। अगर हम बात करें इजराइल की मुख्य भूमि या फिर विवाद का और कारण के अरब देशों के साथ इजराइल का क्या होता है, तो जेरूसलम वो शहर है जो इन सबों को आपस में और भी उलझाए हुए है। जब इजराइल अपने आप को एक नया देश घोषित किया था, जब यहूदी इजराइल को घोषित किए हुए थे, उस समय जेरूसलम का लगभग 50% भाग जेरूसलम शहर का इजराइल के कब्जे में था, बाकी 50% फिलिस्तीन या जॉर्डन के कब्जे में था। और उसी समय से इजराइल ने जेरूसलम को इजराइल की राजधानी घोषित कर दिया था। जेरूसलम के इतिहास के बारे में अगर देखते हैं तो यहाँ पे यहूदियों का पहला मंदिर बना हुआ है जेरूसलम में। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं कि इजराइल से यहूदियों का पुराना रिश्ता रहा है या फिर यहूदियों का इतिहास जुड़ा हुआ है, तो यही जेरूसलम में यहूदियों का पहला मंदिर बनता है। इसी जेरूसलम में ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया जाता है। यानी ये जितना पवित्र यहूदियों के लिए है, उतना ही पवित्र ये धरती ईसाइयों के लिए भी हो जाती है। इसके साथ साथ यहीं पे इस्लाम का तीसरा पवित्र स्थान होता है, जो कि अलास्का मस्जिद। अलास्का मस्जिद की अगर बात करें तो ये इस्लाम के लिए तीसरा पवित्र स्थान बन जाता है, मक्का और मदीना के बाद। 2 पवित्र स्थान जो इस्लाम धर्म के लिए या फिर मुसलमानों के लिए है, वो एक है मक्का, दूसरा मदीना, और तीसरा है अलास्का मस्जिद, जो कि इसी जेरूसलम में है। तो ये इंपॉर्टेंट न सिर्फ यहूदियों के लिए है, सिखों ईसाइयों के लिए है, बल्कि इस्लाम के लिए भी इंपॉर्टेंट या फिर महत्वपूर्ण ये स्थान हो जाता है, जो कि जेरूसलम का है। इसके पड़ोसी देशों के बारे में अगर बात करें, जो देश इस पे हमला किए हुए थे, स्टार्टिंग में ये इजिप्ट था, मिस्र, इसके बाद जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, यही वो पड़ोसी देश हैं जो इसको परेशान किया करते हैं या फिर जिनसे इनका वार या युद्ध हमेशा चलते रहा है। वर्तमान में मिस्र के साथ संबंध इजराइल का अच्छा हो चुका है, परंतु बाकी जो और देश हैं, जैसे स्टार्टिंग में ईरान के साथ संबंध अच्छा था, अभी खराब हो चुका है, उस तरह स्टार्ट में मिस्र के साथ संबंध खराब था, लेकिन अभी इजराइल और मिस्र के साथ संबंध अच्छा हो चुका है।
अब अगर हम बात करें इजराइल और ईरान के संबंध के बारे में, तो इजराइल का गठन के बाद ईरान पहला ऐसा मुस्लिम देश हुआ जिसने इजराइल को एक अलग देश या फिर नए देश के रूप में स्वीकृति दी या फिर मान्यता दी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ईरान और इजराइल में इतना बड़ा संघर्ष या फिर विवाद खड़ा हुआ। उस समय जब इजराइल का गठन हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ईरान के ऊपर जो मुस्लिम कंट्री है उस पर पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव बढ़ चुका था और वहां पे जो धार्मिक गतिविधियां होती हैं मुस्लिमों की वो घट चुकी थी। इसीलिए वहां पे जो राज था वो इस्लाम धर्म के अकॉर्डिंग नहीं होकर पश्चिमी सभ्यता के अकॉर्डिंग चल रहा था, जिस कारण वहां पे फिलिस्तीन का डिमोलिशन या फिर फिलिस्तीन का घटना या फिर तबाह होना शायद ईरान को उतना परेशान नहीं कर रहा था। लेकिन इस घटना का शुरुआत बस यहीं से नहीं होती है। शुरुआत में इन दोनों का संबंध अच्छा था, इसने मान्यता भी दिया ईरान ने इजराइल को, लेकिन इजराइल ईरान को युद्ध सामग्री और इजराइल ईरान से तेल ग्रहण करता था। इन दोनों के संबंध व्यापारिक भी थे और व्यापार के मामले भी थे। जैसे ईरान पेट्रोलियम का बहुत बड़ा हब है और इजराइल टेक्नोलॉजी में या फिर युद्ध सामग्री बनाने में बहुत अग्रणी है। तो इन दोनों के बीच ऐसा संबंध था कि इजराइल ईरान को युद्ध के लिए हथियार, औजार, ऐसे सामान दिया करता था और उसके बदले में या फिर उस व्यापार में इजराइल को ईरान से पेट्रोलियम और तेल प्राप्त होते थे। उस समय ईरान पर पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव था ही, जिस कारण दोनों के बीच संबंध भी अच्छा बना था। लेकिन जो बड़ी घटना होती है वो घटना घटती है 1979 में। 1979 में ऐसी घटना घटती है ईरान के लिए जो कि ईरान का इतिहास ही बदल के रख देता है। और वो घटना होता है ईरान का धार्मिक क्रांति। और यह क्रांति बहुत बड़ा क्रांति होता है धर्म के आधार पर। इस क्रांति के जो जनक थे वो थे इस्लामिक नेता अयतोल्ला खुमैनी। और यही अयतोल्ला खुमैनी 1979 में ईरान में, जहां पे इस्लाम डिमोलिश हो रहा था, बर्बाद हो रहा था, वहां पे इस्लाम को फिर से ऊपर लेकर आते हैं और धार्मिक क्रांति करते हैं। और इस धार्मिक क्रांति के बाद सत्ता में आते हैं खुमैनी। और जैसे ये सत्ता में आते हैं, इजराइल को ये दुश्मन इजराइल कहते हैं, यानी इजराइल से के साथ जो ईरान का संबंध अच्छा था अब वो खराब हो चुका है। और खुमैनी ने ही पहली बार ईरान और इजराइल के बीच विवाद को खड़ा किया और इजराइल को अपना दोस्त न मानकर दुश्मन घोषित कर दिया। ईरान जब इजराइल को दुश्मन घोषित किया, उसके बाद ईरान फिलिस्तीन, गाजा, इराक, लेबनान इत्यादि देशों के साथ मिलकर इजराइल के विरुद्ध खड़ा हो जाता है और इजराइल के विरुद्ध संघर्ष करना प्रारंभ करता है। अगर हम मैप से समझे तो ये ब्लू वाला भाग है, जो नीला वाला, यही वर्तमान में इजराइल है। इसके पास इसके बाद ये फिलिस्तीन है। यहाँ छोटी सी पट्टी गाजा की है। इसके बाद छोटी सी पट्टी गाजा है। इसके बाद अगर हम देखें, इसके पड़ोस में ये हिस्सा जॉर्डन का है, ये इराक का है, ये सीरिया है, ये लेबनान है, सीरिया, लेबनान, ये सब ऐसे पड़ोसी देश हैं जो इजराइल को घेरे हुए हैं और इजराइल के साथ इनका विवाद, संघर्ष हमेशा चलते रहता है। अब हम देखते हैं इजराइल ईरान का वर्तमान विवाद क्या है। इजराइल की चिंता इस बात से है कि ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को प्रारंभ किया है और यह परमाणु कार्यक्रम इजराइल के लिए उसके अस्तित्व को खत्म कर देने तक का हो सकता है, क्योंकि अभी तक इजराइल परमाणु संपन्न हो चुका है, परमाणु शक्ति संपन्न हो चुका है। और जिन देशों के साथ उनका संघर्ष होता है उन देशों में किसी के पास भी परमाणु शक्ति नहीं है। जो उनके पड़ोस में अरब कंट्रीज है उनके पास कोई भी परमाणु शक्ति नहीं है। और अगर ईरान के पास ये परमाणु शक्ति हो जाता है तो कहीं ना कहीं ईरान इजराइल से ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और वो इजराइल को झुका सकता है। इस डर से अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इजराइल की चिंता है कि ईरान किसी भी सूरत में परमाणु संपन्न ना बने। इसके साथ साथ इजराइल और ईरान के बीच जो परमाणु शक्ति का विवाद है, ईरान जो बनाना चाहता है
उसका भी इतिहास पुराना है। 1950 में ईरान ने अमेरिका के समर्थन से, मैं पहले बोल चुका हूं कि स्टार्टिंग में ईरान पर पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव था, इसलिए 1950 तक अमेरिका का प्रभाव था, इसलिए अमेरिका के समर्थन से परमाणु कार्यक्रम को स्टार्ट करता है, प्रारंभ करता है। लेकिन 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद जब पश्चिमी देशों का यानी अमेरिका का ईरान के ऊपर, माफ कीजिएगा, ईरान के ऊपर प्रभाव घटता है, तो वो परमाणु कार्यक्रम भी रोक दिया जाता है या फिर स्थगित हो जाता है। लेकिन उसी दशक में ईरान और इराक के बीच में एक युद्ध स्टार्ट होता है, जिसके बाद ईरान वापस गुप्त रूप से छुपकर परमाणु कार्यक्रम को दोबारा प्रारंभ करता है। और अमेरिका और पश्चिमी देश जैसे कि इजराइल के साथ हो जाते हैं, और ये लोग नहीं चाहते हैं, चाहे अमेरिका हो, अमेरिका तो वैसे भी नहीं चाहता है कि कोई भी देश परमाणु संपन्न बने, और इजराइल के नहीं चाहने के पीछे कारण यह है कि अगर उसके पड़ोसी देश परमाणु शक्ति संपन्न हो जाते हैं तो इजराइल के अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसी कारण से इजराइल डरा हुआ है, या फिर इसी डर में, इसी भय के कारण या अपने अस्तित्व को बचाने के कारण वो ईरान के साथ युद्ध में है। ईरान के साथ उसका संघर्ष चल रहा है, या फिर कहीं ईरान के ऊपर वो अपने मिसाइल्स को दाग रहा है, वैसे स्थानों पे दाग रहा है जहां पे परमाणु कार्यक्रम चलते हैं, ताकि ईरान परमाणु कार्यक्रम को और आगे ना बढ़ा पाए। इसमें अमेरिका जैसे देश तो इजराइल के साथ है, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जैसे रूस है, अरब देश, और कुछ हद तक चीन ईरान के साथ दिखता है। 2003 से इन दोनों देशों के बीच हथियारों और साइबर युद्ध बढ़ा हुआ है। इजराइल ईरान युद्ध जो 2025 में वर्तमान में चल रहा है, इसकी अगर परिस्थिति को देखा जाए तो 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों और सैन्य ठिकानों पर हवाई हमला करता है। परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले करने का कारण बस एक ही है, ताकि ईरान किसी भी सूरत में परमाणु शक्ति से संपन्न न हो जाए और अस्तित्व इजराइल का सुरक्षित रहे। इसके बाद 19 जून को जवाब देते हुए ईरान ने इजराइल के भी कई ठिकानों पर हमला किया, जिसमें अस्पताल था, या फिर जो जनता या फिर मामूली आवास ठिकाने हैं, वैसे ठिकानों पे भी हमला किया है। हालांकि अस्पताल के इस हमले के ऊपर भारत सरकार ने भी खेद व्यक्त किया है और कहा है कि अगर वार है तो आप सैन्य ठिकानों पर या फिर जहां पे औजार छुपाए हुए हैं ऐसे ठिकानों पर मिसाइल अटैक कर सकते हैं, ना कि वैसे स्थानों पर अटैक करें जहां पे आम जनता रहती है, जहां पे लोग रहते हैं। इसके बाद 23 जून को ईरान ने कतर में स्थित अमेरिकी एयरबेस पर भी मिसाइल से हमला कर दिया। ये कहीं ना कहीं ईरान की एक भूल थी, गलती थी। जो अमेरिका ने कतर में अपना एयरबेस बनाया हुआ था, उस पे ईरान ने मिसाइल से हमला किया, जिसका जवाब देते हुए 24 जून को अमेरिका ने भी ईरान के परमाणु ठिकानों समेत कई स्थानों पर हमला किया। लेकिन अमेरिका ने इस हमले को सिर्फ एक चेतावनी कहा, वार नहीं कहा। अमेरिका ईरान के जिस परमाणु ठिकानों पे हमला किया है उसको बोला कि ये मेरी तरफ से चेतावनी है, ताकि ईरान दोबारा ऐसी कोई गलती न करे। ये कोई वार या युद्ध नहीं है। इजराइल ईरान युद्ध जो चल रहा है 2025 में, उसमें और क्या क्या घटा। अमेरिका और इजराइल ने अपने हमलों को ऑपरेशन मिडनाइट का नाम दिया, जिन हमलों के तहत अमेरिका या फिर इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया, मिसाइल्स दागे, ड्रोन्स दागे, उसको अमेरिका और इजराइल कोई वार नहीं बल्कि ऑपरेशन मिडनाइट कह रहे हैं, जिसके तहत वो परमाणु ठिकानों को बर्बाद करना चाहते हैं। 24 जून को ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस युद्ध को रोकने के लिए संघर्ष विराम की घोषणा कर दी थी। हालांकि ट्रंप की घोषणा करने के बाद भी कुछ खास असर तत्काल रूप से देखने को नहीं मिला था, क्योंकि ट्रंप ने ऐसी घोषणाएं पहले भी की हुई हैं। भारत और पाकिस्तान के वॉर में भी ट्रंप डिसीजन लेने वाला कोई होता नहीं है, फिर भी ये बीच में आता है और डिसीजन लेता है। ऐसी स्थिति में ट्रंप की घोषणा के बाद दोनों पे कोई खास असर तो वैसे नहीं पड़ा, लेकिन कुछ शर्तों के साथ इजराइल और ईरान संघर्ष को रोकने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये शर्त बस यही है कि अगर कोई सामने से पहल नहीं करे तो मैं प्रतिकार यानी इधर से जवाब नहीं दूंगा। यही कहना इजराइल का भी है और बिल्कुल यही कहना ईरान का भी है। इस युद्ध में ईरान के 974 लोगों के मारे जाने की सूचना आ रही है, जबकि इजराइल के 24 लोग
मारे जा चुके हैं, जो अस्पताल में मिसाइल से अटैक हुआ था उसमें। इसमें इजराइल का डिफेंस पावर जो है, डिफेंस सिस्टम बहुत काम आया है, जो कि ईरान के बहुत सारे मिसाइल्स को डिमोलिश कर चुका था, बर्बाद कर चुका था हवा में ही। ये इजराइल का डिफेंस सिस्टम काम आता है यहाँ पर, जहां से उसको सुरक्षा को मिलती है। लेकिन ईरान पे तबाही मच चुकी है और 974 लोगों के लगभग मारे जाने की सूचना अभी तक आ चुकी है। इजराइल ने साफ कहा कि युद्ध को अभी टाला गया है, समाप्त नहीं किया गया है। अगर ईरान फिर से ऐसी धृष्टता करता है या फिर ऐसी गलती करता है या फिर परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की प्रयास करेगा, तो इजराइल नहीं मानेगा और ईरान पे वापस हमला करेगा, ताकि उसका परमाणु कार्यक्रम को रोका जा सके, स्थगित किया जा सके। इसके साथ ही इस युद्ध ने ईरान को आर्थिक रूप से बहुत बर्बाद किया है और कहीं ना कहीं उसके परमाणु कार्यक्रम को भी 3-4 साल पीछे आसानी के साथ धकेल चुका है और परमाणु ठिकानों को तो क्षति पहुंचाया ही है। ये देखिए, ये वो स्थिति है जो इस बात को दिखा रही है कि ईरान किस तरह से बर्बाद हुआ है। ये बिल्डिंग्स, ये रोड, एयरबेस या फिर उसका डिफेंस सिस्टम, पूरी तरह से इजराइल ने अपने हमले से ईरान को बर्बाद करने का प्रयास किया। अब इस जो डिफेक्ट हुआ था इजराइल और ईरान के बीच, इसमें भारत की क्या प्रतिक्रिया रही, इसके बारे में अगर हम देखें तो भारत ने वैचारिक रूप से शांति की अपील की है, यानी किसी भी देश का पक्ष नहीं रखा है। हालांकि ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत ने ईरान से 12,000 और इजराइल से लगभग 4300 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया है, फ्लाइट्स के थ्रू, ऑपरेशन एयर के थ्रू, ताकि जो भारतीय हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, वो वहां पे परेशान ना हो या फिर उनको कोई क्षति ना हो। इसके साथ साथ भारत ने इस युद्ध में तेल व्यापार प्रभावित हो सकती है, क्योंकि ईरान के साथ संबंध और तेल का आयात निर्यात चलता है भारत का। साथ ही भारत ने कूटनीति, विदेश नीति को बनाए रखने के लिए इजरायली अस्पताल पर हुए ईरानी हमले का निंदा किया है, क्योंकि यह जनता का हानि है और किसी भी दो देशों के युद्ध में जनता को हानि नहीं होनी चाहिए। आप एयरबेस उड़ा सकते हैं, परमाणु ठिकानों को हथियार बना सकते हैं, या फिर आप जहां औजार रखे जाते हैं उनको तबाह कर सकते हैं, लेकिन जनता वाले स्थान पे नहीं करना चाहिए। अस्पताल पे हमला करना कहीं ना कहीं ईरान के लिए सही नहीं था, ये इंसानियत के लिए भी सही नहीं था। इस घटना के बाद, इस वार के बाद भारत के जनता हालांकि इजराइल के साथ खड़ी हुई दिख रही है, क्योंकि कूटनीति भी यही कहती है। इजराइल ने भारत को बहुत सपोर्ट किया है, भारत के अलग अलग युद्ध में, चाहे वो 71 का युद्ध हो, कारगिल का वार हो, या फिर अभी जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के तहत, उन सब में डिफेंस के लिए फिर मिसाइल या ड्रोन इजराइल से आते हैं। इजराइल हमारा दोस्त है, इसलिए हम इजराइल के साथ खड़े हो सकते हैं, ये जनता का कहना है। लेकिन कूटनीति, राजनीति और विश्व शांति के पटल पर भारतीय सरकार ने खुलकर किसी का भी समर्थन नहीं किया है। वर्तमान में ये युद्ध विराम हो चुका है, संघर्ष को अभी टाला गया है, लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। ये बात इजराइल का भी कहना है और ये बात पूरा विश्व भी जानता है। कहीं ना कहीं ये घटना, जिसमें रसिया, चाइना, मिस्र, उसके साथ साथ अमेरिका, इजराइल या फिर अरब कंट्रीज, जॉर्डन, इराक सम्मिलित हो सकते थे, तो एक विश्व युद्ध हो सकता था और कहीं ना कहीं ये विश्व युद्ध का कहानी लिखा जाना स्टार्ट हो चुका था। इस 2025 में हमने भारत पाकिस्तान को भी देखा, हमने रसिया यूक्रेन को भी देखा, हम हमास इजराइल या फिर फिलिस्तीन इजराइल देखते आ चुके हैं, अब ईरान और इजराइल को भी देख रहे हैं। अभी 2025 आधी आनी बाकी है, आधी गुजर चुकी है और क्या क्या होता है ये देखना बाकी है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये जानकारी, ये सूचना या फिर ये खबर अच्छा लगा तो हमारे चैनल SBIT ट्यूटोरियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एक दूसरे के पास शेयर करें ताकि ये जानकारी सब तक पहुंच पाए, और अगली सूचना पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।